हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच व प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में थंबनेल आपने देखा होगा, मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। जहां पर एक पीआईएल फाइल की गई 4 लोगों के द्वारा कलेक्टिवली, यह कहते हुए कि यदि पत्नी के साथ उसके हस्बैंड ने या इन लॉज ने किसी तरह का कोई वायलेंस किया है और वो कोई कंप्लेंट देती है तो उस कंप्लेंट पे डायरेक्टली एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी क्या होता है, पहले मीडिएशन में भेजी जाती है ना, रेफर कर दी जाती है मीडिएशन सेंटर को, कॉ सेल्स को। वहां आप लोगों की क्या होती है, काउंसलिंग होती है। और उस काउंसलिंग के बाद अगर सही लगता है तो एफआईआर का ऑर्डर होता है, फिर आपकी एफआईआर होती है। हालांकि उस केस में भी एफआईआर हो ही जाती है, लेकिन यहां पे इस पीआईएल का मकसद क्या था। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब इसको मैं आपको समझाता हूं और इसमें अभी मामला चल रहा है, कैसे क्या सब कुछ बताऊंगा आपको। और दोस्तों, अगर इस पे ये जजमेंट इस फेवर में हो जाता है तो बहुत तकलीफ में सब लोग आने वाले हैं। आप ध्यान से समझना, देखना क्या चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आपने देखा आज के समय पे वुमेन लॉ के मिसयूज के कितने ज्यादा मामले आते हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये खुद माननीय न्यायालय का डेटा भी कहता है। अब इतने सारे डेटा के बाद जहां पर इतने सारे आज के समय पे मिसयूज के केस आ रहे हैं, जहां पे मैं ये समझता हूं कि हम लोग जो केस, जो मेरा अपना विश्लेषण है कि अगर 10 केस हम देखते हैं उसमें से 8 केस ऐसे होते हैं जहां पर पति के पास हर एक चीज का एविडेंस होता है कि वो एक एक लाइन झूठ बोल रही है। हो सकता है कुछ केसेस जेन्युइन भी हो, उस पर कोई वो नहीं है, क्योंकि हर तरह की चीजें दुनिया में और हर सिक्के के 2 पहलू हैं। हो सकता है जिन्होंने पीआईएल फाइल की हो इनके साथ एक्चुअल में गलत हुआ, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और सोचा कि हमारे जैसे जो और लोग भी हों उनको इस तकलीफ से मुक्ति मिले। अब देखो, इन्होंने जिन्होंने पीआईएल फाइल करी, इन महिलाओं ने, इनका जो अपना कहना था वो ये था कि भाई हम जाते हैं और पुलिस एफआईआर नहीं करती है। कई बार होता है कि अब्यूज के डायरेक्टली बॉडी पर निशान होते हैं, कुछ ऐसे साइन होते हैं कि भाई इनके साथ फिजिकली अब्यूज हुआ है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं करती, मामले को मीडिएशन सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। अब मीडिएशन सेंटर में 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग, 4 काउंसलिंग होती है, उसमें टाइम भी लगता है, और उतने टाइम तक वो लोग बिल्कुल फ्री रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। और कई बार वो उसको इतना बाउंड कर देते हैं इस पीरियड के अंदर कि महिला को अपनी कंप्लेंट वापस लेनी पड़ जाती है, डरा धमका करे या किसी अन्य प्रकार से। ये उनका कहना था, जो मुझे लगता है कि जो सही महिलाएं हैं, जो एक्चुअल में प्रताड़ित हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती होगी। अब इसके दूसरे पहलू पर हम विचार करें कि अगर ऐसा होता है कि लड़की ने कंप्लेंट दी, उस पर कोई काउंसलिंग नहीं, डायरेक्टली एफआईआर दर्ज हो गई, तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा। जो हस्बैंड है, अब लड़की ने अपने एलिगेशन लगाने, अब एलिगेशन लगाने के लिए तो कोई रोक है नहीं ना, वो कुछ भी लिख सकती है। आप ये देखिए, 100 में से कितनी एफआईआर ऐसी होती हैं जहां पर लड़की ये नहीं लिखती मेरे साथ अननेचुरल तरीके से रिलेशनशिप मेरे पति ने बनाया, और कितनी चार्जशीट ऐसी होती हैं जिनमें 377 जाता है। पुलिस जांच करती है, मेडिकल कराने से कई बार तो लड़की मना कर देती है, कई बार मेडिकल में कुछ आता नहीं। यानी कि बहुत ही कम रेयर मामले ऐसे होते हैं जिसमें 377 आगे जाता है। कितने सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर लेडी ये कहती है कि इसके भाई ने मेरे साथ छेड़खानी करी, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं होता। कितने सारे ऐसे मामले होते हैं जहां बाप पे एलिगेशन होता है कि वो बाथरूम के अंदर घुस गया, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। इवन सेपरेशन के बाद उसने अपने ससुर जी के साथ व्हाट्सएप चैटिंग की होती है, बर्थडे विश किया होता है। ऐसे कितने सारे एविडेंस हम लोग के पास हर रोज आते हैं जहां पर प्राइमा फेसिया पता चल रहा होता है कि लड़की ने जो कंप्लेंट दी वो पूरे तरीके से झूठी है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पीआईएल, पुलिस को यह चाहिए कि जैसे ही कंप्लेंट आती है तुरंत एफआईआर दर्ज कर दे। अब ऐसे में एक तरफ तो ये महिलाओं की बात है जो अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या कहता है कि अगर वो कंप्लेंट गलत हुई, वो कंप्लेंट फॉल्स हुई, जो आज के समय चल रहा है उसमें अनावश्यक एलिगेशन हुए, तो कितना बड़ा समाज का हिस्सा इससे प्रभावित होगा। और इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार बोला है कि मैट्रिमोनियल विवादों के अंतर्गत मीडिएशन जरूरी है। कई बार मीडिएशन में चीजें निकल करके आ जाती हैं, चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है। और वैसे तो आज के समय पे मीडिएशन में जो होता है, मेरे को 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, इसको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, तो मीडिएशन में भी कोई बात बनती नहीं है। एक्चुअल में होती फिर भी एफआईआर ही है। लेकिन दोस्तों, ये जो मीडिएशन का एक अवसर होता है, क्योंकि विवाह कोई 1-2 दिन का खेल तो है नहीं। ठीक है, मान लेते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ गलत भी हो गया, मान लेते हैं लड़के के द्वारा हो गया, लड़की के द्वारा हो गया, तो क्या हमें विवाह को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जहां पर एफआईआर हो गई वहां पर कभी वो विवाह बचेगा नहीं, और अगर एफआईआर झूठी है तो लड़के का कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग हैरेसमेंट हो जाती है, वो बात सही है। अब जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो उन 4 महिलाओं ने बिल्कुल ठीक किया कि भाई उन्होंने ये चीज कोर्ट को बताई। लेकिन अगर वो इसके दूसरे पक्ष को भी देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास 80-80 साल के बुजुर्ग 2-2 हजार किलोमीटर दूर से ट्रैवलिंग करते हुए आते हैं कि हमने अपने बच्चे को सिखाया, पढ़ाया, ऐसा बनाया कि उसने आज तक किसी चींटी को नहीं मारा, और उस पर ये एलिगेशंस हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उनका क्या करें? वो तबका तो फिर ऐसे ही रह गया पीछे। और जबकि
स्थिति यह है कि हर डेटा ये कहता है कि 80% से ज़्यादा केस फेक आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर ये मीडिएशन वाली चीज़ हटा दी गई तो मेरे को तो ये चीज़ सही नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है मीडिएशन होना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उन लेडीज का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे आप सब लोगों का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पर होगा कि क्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर ये PIL एक्सेप्ट होती है तो इससे ठीक है, कुछ प्रताड़ित महिलाओं को राहत जरूर मिलेगी कि उनकी FIR तुरंत रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो लड़कियां मिसयूज कर रही हैं वो मिसयूज का लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा कि कुछ भी लिख के दे दें तुरंत FIR हो जाएगी, बीच में कोई टाइम ही नहीं है। तो लड़के के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंडली इसमें मैट्रिमोनियल विवादों में ये भी है कि लड़की जो होती है वो तो अपने प्लेस पे FIR कराती है, तो उसको तो आना होता है 2 किलोमीटर दूर, और लड़का बेचारा 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर से ट्रैवल करता है। तो ये जो हैरेसमेंट लड़के का है अनावश्यक रूप से, इसका क्या? अगर ठीक है मामला सच्चा है, मैं मानता हूं उसे कहीं से भी आना पड़े और सख्त से सख्त सजा भी उसको होनी चाहिए। लेकिन मामला झूठा है, तब भी तो वो 2000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी तो उसकी हार्ड एंड मनी झूठे एलिगेशंस को निपटाने में लग रही है, उसका क्या? तो देखिए किसी भी चीज के दो पहलू हैं और हमें दोनों को देख करके चलना चाहिए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट भी इस PIL पर विचार करते हुए इसके दोनों पहलुओं पर विचार करेगा, प्रताड़ित महिलाओं के राइट्स को लेकर भी, इसके साथ साथ वुमेन लॉ के मिसयूज को लेकर के जो आजकल चल रहा है उस पर भी, और न्याय करेगा और उसी आधार पर इस PIL को डिसाइड करेगा। तो दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं लीगल और उस पर जो हमारे व्यू होते हैं वो आपसे शेयर करते हैं। आपके भी जो इस पर व्यू हो उसको आप अपनी कमेंट्स में बता सकते हो, लेकिन ध्यान रखना मर्यादित शब्दों में। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई आकर के नीचे कमेंट में गाली गलौज लिखे। सबके चैनल्स पे बोलते हैं लोग ये तो चलता है, यूट्यूब पे चलता होगा जिसके यहाँ चलता होगा, मेरे यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। जो भी हम अपने विचार रखें ना उसका एक दायरा हो और वो एक रिस्पेक्टेड मैनर में हो, क्योंकि ठीक है मिसयूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन देखो हमारी भी बहनें बेटियां, कल को हो सकता है उनके साथ भी कुछ गलत हो जाए और वो जब अपनी बात बोले और कोई उनके लिए गलत शब्द का यूज कर दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो इसलिए मानते हैं कि वुमेन लॉ के मिसयूज के बहुत सारे मामले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी लैंग्वेज को ही खराब कर लें। उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अपनी बात को रखने का एक तरीका है, उसी लहजे में उसी तरीके को बरकरार रखते हुए अगर हम सोशल मीडिया पे चलेंगे तो वो सभी के लिए अच्छा होगा, फायदेमंद होगा और अपनी गरिमा भी बनी रहेगी। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।